हैं और जो परिचय दिया गया उससे इतर एक इनका परिचय है कि इन्होंने कई सारी फिल्मों में काम भी किया है और कई सारी फिल्में इन्होंने प्रोड्यूस भी की हैं और एक बहुत ही उत्कृष्ट वाइल्ड लाइफ के लेखक भी हैं। तो संदीप जी, आपसे भी फिल्मों पे बात होगी, कलकत्ता की जब बात होगी, पश्चिम बंगाल की बात होगी और एजेंडा और मनोरंजन में तो स्वतः वो आ ही जाएगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहला प्रश्न जो मेरे दिमाग में उठता है, आप एक फिल्म इंडस्ट्री में एजेंडा क्यों चलाते हैं मनोरंजन के नाम पर? आप लोगों से मेरा मतलब है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के प्रतिनिधि के तौर पर मैं आपसे बात करूंगा आज। अब आप ये मत कहिएगा कि मेरी फिल्मों में नहीं होता, तो फिर मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन आप पूरी फिल्म के बारे में जी आइए, स्वागत है। अनंत जी ने मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया है, खैर कोई बात नहीं। मेरा मानना है कि हिंदी फिल्मों में एजेंडा है ही नहीं। यदि हिंदी फिल्मों में एजेंडा आए तो मुझे उम्मीद है कि फिल्में और बेहतर बनेंगी। और जब मैं एजेंडा कहता हूं तो मैं राइट या लेफ्ट नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं विचार। विचार आपके समर्थन में हो सकता है, विचार आपके विरुद्ध हो सकता है, लेकिन विचार मुझे कई बार लगता है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जिस फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था वो थी मंथन, श्री श्याम बेनेगल की। और उसमें एक एजेंडा भी था। एजेंडा ये था कि मिल्क फेडरेशन किस तरह से किसान जो दूध के उत्पादक हैं वो एक साथ आके एक सफल समाज की एक रचना कर सकते हैं। मैं तब बेनेगल जी को जानता भी नहीं था, मैं किसकी फिल्म देख रहा हूँ मुझे ये भी पता नहीं था। मैं फिल्म शुरू होने के कुछ मिनटों बाद पहुंचा था तो तब तक शीर्षक समाप्त हो चुके थे। फिल्म मुझे इतनी अच्छी लगी कि बाहर में आया और मैंने पोस्टर पर नाम पढ़ा कि ये श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित है। इस प्रकार के बहुत कम निर्देशक रहे जिन्होंने विचारवान फिल्में बनाई या ऐसी फिल्में बनाई जो आपको उद्वेलित कर सके। आमतौर पर हिंदी सिनेमा में ये माना जाता है कि यदि आपको विचारवान कुछ देखना है तो सिनेमा उसका माध्यम नहीं है। मनोरंजन, आपने सुना भी होगा, एक बड़ा प्रसिद्ध संवाद है, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। सिनेमा से आमतौर पर लोगों की अपेक्षा है, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि कई लोग प्रयत्न करते हैं कि किसी भी एक विचार को लेकर, जिसे मैं एजेंडा नहीं कहता हूँ, विचार को लेकर फिल्म बनाते हैं और देखते हैं कि वो फिल्में सफल नहीं होती हैं। सो आपका जो प्रश्न है कि आप हिंदी सिनेमा वाले एजेंडा लेकर फिल्म क्यों बनाते हैं, मैं तो ये एजेंडा देख ही नहीं रहा हूँ। मैंने ऐसी फिल्में नहीं देखी हैं जिसमें कोई एजेंडा। मुझे लगता है कि जब आप श्याम बेनेगल और मंथन का नाम ले रहे थे तो संदीप जी ने माइक उठाया, तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ, फिर आपने जो कहा उस पर प्रति प्रश्न करूँगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, ये कह रहे हैं कि हिंदी फिल्मों में एजेंडा होता ही नहीं, इनको दिखता ही नहीं, और बड़ी चतुराई से डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने एजेंडा को विचार बना के हमारे समक्ष प्रस्तुत करके हिंदी फिल्मों को बचाने का काम किया। ये कला तो आपको आती ही है, स्क्रिप्ट को कैसे घुमाया जाए, इसमें तो कोई संदेह नहीं किसी को। लेकिन एक बात बताइए, एक फिल्म आई थी मुक्काबाज, ठीक है, उसमें एक संवाद है और इस संवाद में आपको क्या विचार नजर आता है ये बताइएगा आप। वो आएंगे, तुम्हें पीट पीट कर हत्या कर देंगे, भारत माता की जय के नारे लगाएंगे और चले जाएंगे। इसमें खेल पर आधारित फिल्म में इसका क्या तात्पर्य है? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इसकी आवश्यकता नहीं थी, पर यह भी कहूँगा कि अनुराग को मैं जानता हूँ। अनुराग की अपनी एक सोच है जिसको लेकर वो फिल्म बनाते रहता है, और कई बार कुछ उपद्रवी, जिसको विचार कहते हैं, कि ऐसे विचार वो दर्शकों के सामने रखता है जो
समाज के एक हिस्से को आहत करती है। कई बार ये अपने फिल्म के प्रचार के लिए भी होता है, लेकिन उसके बाद भी मैं ये मानता हूँ कि अनुराग की मुक्काबाज ने समाज को किसी भी तरह से प्रभावित किया होगा, ऐसा मैं नहीं मानता। अब आप गोल पोस्ट बदल रहे हैं। मैं सिर्फ एजेंडा की फिल्म में बात कर रहा हूँ, आप उसके प्रभाव हम अगले चरण में जाएंगे। चूंकि मैंने ये फिल्म देखी नहीं थी, मुझे ये कहते ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। हाँ, कोई संकोच नहीं कि अनुराग की कोई भी फिल्म मैंने थिएटर में नहीं देखी। एक देखने गया था, वो मध्यांतर में छोड़कर चला आया था। ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं उसे पसंद मैं नहीं किसी करता। व्यक्ति विशेष की तो बात ही नहीं कर रहा। आपने चूंकि एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दिया कि ऐसा नहीं होता है, तो मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं जहां दादा साहब फाल्के के दौर के बाद जब समाज सुधार की फिल्में चली और जब देश स्वाधीन हुआ, उसके बाद से किस प्रकार फिल्मों में सोशलिज्म घुसा, जो इंदिरा गांधी के काल में कम्युनिज्म में तब्दील हुआ और जो 91 के आसपास आके रोमांटिसिज्म ऑफ टेररिज्म में कन्वर्ट हो गया। ये एक बड़ी साफ सी स्पष्ट सी रेखा हिंदी फिल्मों में आपको नहीं दिखाई देती है। मुझे बहुत आश्चर्य है, मुझे लगा कि आप देखेंगे। जी बताइए। मैं बहुत विनम्रता के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर हिंदी फिल्मों में एजेंडा नहीं है तो या तो एजेंडा की परिभाषा हम गलत समझते हैं, क्योंकि अगर हम व्यावसायिक फिल्में बनाते हैं तो हमारा एजेंडा है लाभ कमाना, और अगर हम लाभ कमाने के उद्देश्य से फिल्में नहीं बना रहे हैं, सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से घाटा कमाने के लिए फिल्में बना रहे हैं, तो हमारा एजेंडा है सामाजिक जागरूकता के लिए फिल्में बनाना, या हम कोई सरकारी सहायता से या उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं वाइल्ड लाइफ प्रमोशन के लिए, या कोई विषय के प्रमोशन के लिए, या टूरिज्म डिपार्टमेंट के प्रमोशन के लिए, तो हमारा एजेंडा तो उस चीज़ को बनाने के लिए है ही है। ये कहना कि हमारे कोई भी फिल्में बनाने के पीछे कोई एजेंडा है ही नहीं, या ये कहना कि हिंदी फिल्मों में एजेंडा है ही नहीं, ये तो मुझे उचित नहीं लगता है। क्योंकि चाहे वो एजेंडा कॉमर्शियल हो, चाहे नॉन कॉमर्शियल हो, चाहे कोई प्रमोशनल हो, चाहे नॉन प्रमोशनल हो, चाहे वो हिडन हो, चाहे विजिबल हो, एजेंडा तो हमारे कोई भी काम में रहेगा ही, या एजेंडा तो फिल्म बनाने के पीछे रहेगा ही। चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए, चाहे सोशल अवेयरनेस हो, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी हो, चाहे किसी के कॉज के लिए हो, चाहे प्रोवोकनेस हो, चाहे नेशनलिज्म हो, चाहे कुछ भी हो, वो एक तो एजेंडा उसके लिए रहेगा ही। पर आपकी जो बांग्ला फिल्म है जी, उसमें तो किसी प्रकार का ऐसा भी एजेंडा कई बार दिखाया जाता है जो वो राष्ट्रीयता के खिलाफ चला जाता है। हाँ, तो कई बार ऐसा लगता है कि ये पता नहीं किस दुनिया की बात कर रहे हैं। हाँ नहीं, बांग्ला फिल्मों अगर आप एक देखेंगे, ये हम लोग बांग्ला फिल्म के लोग मानते हैं कि भाई नेशनल अवार्ड्स में सबसे ज़्यादा जो अवार्ड्स मिलते हैं वो बांग्ला फिल्मों को मिलते हैं, क्योंकि बांग्ला फिल्मों की जो एक सोच है, बांग्ला फिल्मों की जो कहानी है, वो एक अलग दिशा में जाती है। और आप पिछले 5 साल में भी जो देखेंगे कि जो एक वहाँ की जो कॉमर्शियल फिल्में भी हैं, जो नॉन कॉमर्शियल फिल्में भी हैं, उनकी कहानी की एक जो पूरी की पूरी जो एक स्क्रिप्ट राइटिंग है, जो पूरी कहानी है, कई फिल्मों की मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, 2-3 फिल्मों के, वो एक पूरी की पूरी जिसकी सोच अभी तक शायद मेरी समझ में हिंदी फिल्मों में उस कहानी की सोच आई ही नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ एक फिल्म आई जो अभी इस दौर में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है, जिसमें उन्होंने एक आदमी की मनोदशा दिखाई कि जो हिंदी फिल्मों में जो व्यक्ति डबिंग करता है, तो जैसे मान लीजिए कि सागर की लहरें हैं, तो हम फिल्मों में जब सागर की लहरें देखते हैं तो सागर की लहरों को डबिंग के लिए एक बाथटब में आप हाथ से उसकी लहरों की आवाज़ कैसे आए उसका हम लोग करते हैं, उसके लिए उसको करना पड़ता है। तो जो साउंड इंजीनियर है, वो जो व्यक्ति जिसने वो डबिंग कर रहा है, उसकी कई फिल्मों को नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन उसके कान इस कदर एक साउंड को सुनने के लिए परिपक्व हो गए हैं कि उसको आसपास की चीज़ें सुननी बंद हो जाती हैं। वो यहाँ बैठा है, लेकिन बाहर अगर कोई गाड़ी का दरवाज़ा खुल रहा है तो उसको सुनाई दे रहा है। वो यहाँ बैठा है, कोई अगर बस रुक रही है तो उसको सुनाई दे रहा है। यहाँ बैठा है, उसको आपकी और मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन 8 तला में क्या हो रहा है उसको सुनाई दे रहा है। तो वो उस स्थिति में फिर डबिंग में क्या करता है, उस व्यक्ति की पूरी मनोदशा को उन्होंने दिखाया है
तो एकदम अलग सोच की उसकी कहानी है, उसके अंतर्द्वंद है। जैसे हमारे यहाँ पे एक फिल्म आई लैपटॉप, जिसमें कौशिक गांगुली ने दिखाया कि जो आजकल हम IVF में जो मान लीजिए कि जो स्पर्म बैंक होता है उसमें जो हम लोग करते हैं, विकी डोनर का, हाँ नहीं विकी डोनर में अलग था, उसमें लैपटॉप उन्होंने दिखाया कि एक लेबोरेटरी का लैपटॉप खो जाता है और उस लैपटॉप होने के कारण कि किस व्यक्ति का स्पर्म किसमें गया था वो रिकॉर्ड उनसे खो जाता है। और उसके बाद जो एक बच्चा ये जाने के लेबोरेटरी में पहुंचता है कि वो किसका था। संदीप जी, आप क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, मैं एक ऐसे एजेंडा की बात कर रहा हूँ, जैसे बंगाल में भी कल ही खबर आई कि सिलीगुड़ी, पॉलिटिकल भी वही मैं उसी पे आ रहा हूँ कि मनोरंजन होना चाहिए या मनोरंजन की आड़ में एजेंडा चलाना चाहिए। एजेंडा फिल्मों में बहुत ज्यादा चलता है, मैं इस बात से अब जैसे कल बंगाल का ही आपका उदाहरण दो, हाईकोर्ट में केस हुआ और हाईकोर्ट ने उसको कहा जो सिलीगुड़ी में दो जो शेर का नाम तो मेल का नाम अकबर रख दिया और फीमेल का नाम सीता रख दिया। तो ये तो फिल्मों में भी ऐसा हमने देखा। आप कह रहे थे एजेंडा नहीं चलता, आपको फिल्म फायर की याद दिलाने की जरूरत है क्या मुझे? फायर मैंने देखी नहीं, पर उसके ये बड़ा आसान रास्ता है कि जो कठिन प्रश्न हो उससे बोल के निकल जाओगी, ये तो मैंने देखी नहीं। मैं उसका उत्तर देता हूँ, ये बिल्कुल मत मानिएगा कि आपकी तालियों से मैं कोई हताश या निराश होने वाला हूँ। तालियां तो उत्साह बढ़ाने के लिए आपके हो रहे हैं। फायर आप सब जानते हैं, समलैंगिकता पर एक फिल्म थी, पूरे विश्व में उस पर चर्चा हो रही है, भारत में चर्चा हो रही है। वो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने जीवन को अपने तरह से लड़ने के लिए लड़ रहे हैं। इस पर दीपा मेहता ने फिल्म बनाई और हमारे लोगों ने, भारतीय जन समुदाय के एक हिस्से ने उसका विरोध किया। जैसे उसे फिल्म बनाने का अधिकार था, वैसे प्रजातंत्र में जनता को भी विरोध करने का अधिकार है। मुझे नहीं लगता कि उस फिल्म को देखने से समलैंगिक व्यवहार में भारत में कोई बढ़ावा आया। वह भारत के जनमानस को प्रभावित कर सकी होगी, इस तरह के तो कई विषय हैं, परंतु उससे नहीं होता। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हम सबके जो लोकप्रिय निर्देशक है राजकुमार हिरानी, जिनकी एक फिल्म आई जिसमें छप्पी, आप अपने से जो नाराज है उसको फूल दे दीजिए, आपने देखा होगा, लगे रहो मुन्ना भाई, दूसरी फिल्म जो थी, तो क्या उसके बाद हमारे जनमानस में कोई बड़ा परिवर्तन आया है? क्या हमने उसके बाद देखा कि सरकारी कार्यालयों की दीवार पर पान की पीके नहीं दिखाई दे रही है? क्या उसके बाद हमने देखा कि छोटे छोटे शहरों में जहां आमतौर पर गंदगी ज़्यादा होती है उसमें कमी हुई? क्या आप में से कितने लोगों ने उस फिल्म से प्रभावित होकर जहां किसी से आपका विरोध है उसको जाकर आपने एक फूल दिया हो और कि हमारा और आपका विरोध समाप्त हो? तो कई बार जिसको क्षणिक वैराग्य कहते हैं, वैसे ही क्षणिक उद्वेग भी होता है। उस समय जब हम लोग फिल्म देख रहे होते हैं तो गांधी जी के विचार से इतने अभिभूत हो जाते हैं कि लगता है कि ऐसा जीवन जिएंगे, लेकिन थिएटर से बाहर निकलकर घर पहुंचते पहुंचते वो प्रभाव समाप्त हो। एक चिकित्सक होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि बिंब का, इमेजेस का व्यक्ति के मस्तिष्क पर प्रभाव होता है। इसके अतिरिक्त इस पर अभी तक गहन अध्ययन, जो CBSE की भी जिम्मेदारी है, अभी तक इस पर इतना गहन अध्ययन नहीं हुआ है। और जो भटोरिया जी कह रहे थे कि लाभ कमाना ये बहुत बुरा नहीं है, और मैं समझता हूँ कि जिस सूत्र की हम लोग बात कर रहे हैं वो फिल्मों में राजनैतिक पक्ष या फिल्मों में एक राजनैतिक विचार रखना और उसके लिए दंड करना। सौभाग्य से, दुर्भाग्य से कई बार संवेदनशील विचारवान फिल्म मेकर आते हैं, उनकी प्रतिबद्धता किसी भी ओर हो सकती है। जैसे मैं चाणक्य को लेकर कहता हूँ कि जब मैं चाणक्य को लेकर आया
तो मेरी एक अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता थी, मैंने रखा। पर उसके पीछे मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये कोई एजेंडा है। मैंने ये सोचा था कि यही भारत का मूल तत्व है। भारत एक राष्ट्र है जिसको लोगों ने कहा ये एजेंडा है। पर ऐसी कितनी घटनाएं हुई, आपने देखा कि कितने धारावाहिकों का विरोध हुआ। अगर हम पिछले 50 सालों का टेलीविजन का इतिहास देखें तो एक और दो धारावाहिक, दूसरा धारावाहिक मैं बता देता हूँ, तमस का विरोध हुआ। तमस का विरोध इसलिए हुआ कि जिन लोगों ने वो धारावाहिक नहीं देखा है, 6 हिस्सों में ये धारावाहिक था, तो उसमें ये दिखाया गया था कि भारत और पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो दंगों की शुरुआत हुई वो कैसे हुई, उसको लेकर मुंबई दूरदर्शन के बहुत सारे जगह पे हुए। आप डॉक्टर साहब एक बात कह रहे थे और आपने बहुत जोर देकर उसको रेखांकित किया कि किसी फिल्म से किसी जनमानस पर कोई प्रभाव ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि क्या आप ये अपेक्षा करते कि 3 घंटे की फिल्म से जनमानस बदल जाएगा? ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस का हिस्सा है। दिनकर भी कहते हैं कि विद्रोह, क्रांति या बगावत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका विस्फोट अचानक होता है। घाव भी फूटने के पहले अनेक काल तक पकता रहता है। तो फिल्मों को जब आप किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो लगातार उसी विचार, जैसे आप चलिए, आपने तो उदाहरण दे दिया गांधी जी का प्रभावित नहीं हुई, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि फना जैसी फिल्म से या गुलजार जैसे डायलॉग से जो आतंकवाद को जायज ठहराने का प्रयास फिल्मी दुनिया के, आपके फिल्मी दुनिया के लोगों ने किया, वो उचित था? जब कहते हैं कि स्टेट के अत्याचार की वजह से वो आतंकवादी बना, वहां तो आप कहने लगते हैं कि हम अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन संविधान में उसी अभिव्यक्ति की आजादी की एक सीमा है। तो ये आपको लगता नहीं एजेंडा है? आप फना को याद करिए, काजोल जब कब्र में अमिताभ उसके आमिर खान के कब्र के पास जाती है तो आखिरी डायलॉग क्या कहती है अपनी बेटी का हाथ पकड़ते, वो जैसा था अच्छा था। एक आतंकवादी के बारे में ये कहना कि वो जैसा था अच्छा था और इसको इमोशंस के साथ प्रस्तुत करना, दुर्भाग्य से ये फिल्म भी नहीं देखी होगी। ये आलोचक हैं, मैं फिल्में बनाता हूँ, इसलिए उनके फिल्मों को देखने की दृष्टि दूसरी होती है। परंतु मैं अनंत बड़ी ईमानदारी से कहूँगा कि ये बहुत सोच विचार कर नहीं होता। मैं उन फिल्मकारों को जानता भी हूँ, आपने गुलजार साहब का नाम लिया, बड़े आदरणीय होते हैं। ऐसा नहीं कि इसके पीछे कोई एक व्यवस्थित दिमाग काम कर रहा है। आप अपने आसपास से भी प्रभावित होते हैं, आपके जो लेखक होते हैं कई बार वो लिखते हैं और उसका समाज पर इतना बड़ा परिणाम होगा। ये भी मैंने हाल में ही उसी संस्था के साथ एक फिल्म बनाई, यशराज फिल्म्स, जिन्होंने फना बनाई थी, और मैंने जो पाया कि जिसकी वजह है आपकी डिफेंस नहीं, मेरी जो सबसे बड़ी जद्दोजहद वहाँ पर यही थी, जो आज भी है, कि हम फिल्मों में विचार लाएं, फिल्मों में ऐसे विचार लाएं जिससे समाज सोचे। उसका कारण है, आप देखिए, जो अनंत कह रहे थे कि 3 घंटे में आप क्या सोचते हैं प्रभावित हो जाएंगे। आज आम तौर पर लगभग जो हम स्कूल में जाते हैं 6 घंटे वो स्कूल में बिताता है, उससे ज़्यादा वो टेलीविज़न में, सोशल मीडिया में, सिनेमा में बिताता है। तो शिक्षा का पूरा माध्यम ही बदल गया है। अब शिक्षा का माध्यम आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर हर दिन। डॉक्टर साहब बहुत दाएं बाएं कर रहे हैं आप सीधा सीधा बताइए एजेंडा है कि नहीं? आप एजेंडा को विचार क्यों बता रहे हैं? एजेंडा मतलब विचारधारा, और उसी धारा में लोगों को बहने का आग्रह। सीधा सीधा बताइए कि विचारधारा है कि नहीं? विचारधारा और विचार दोनों अलग अलग चीज नहीं। मैं अभी भी आपके तमाम तर्क सुनने के बावजूद भी मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूँ कि हिंदी जगत का फिल्मकार बहुत सोचे समझे किसी योजना के तहत एजेंडा रखता है। मैं नहीं मानता। आप नहीं मानते हैं, लेकिन क्या आप, एक अपराध में एक चीज होती है परिस्थिति जन्य सबूत,
क्या आपको लगता नहीं है कि हिंदी फिल्म वालों का जो एजेंडा है और जो परिस्थितियां चीख कर कह रही कि हाँ ऐसा, आप कहेंगे तो मैं आपको शाहरुख खान की जो फिल्म थी चक दे इंडिया, वहाँ के कैरेक्टर से लेके और अभी का जो राम कथा पे फिल्म आई कौन सी, वहाँ तक आदि पुरुष, वहाँ तक लेकर आ सकता हूँ आपको। और थोड़ा बहुत एजेंडा तो आगे भी दिखता है और अब भी दिखता है। आप लैला वेब सीरीज में क्या कहेंगे, एजेंडा नहीं है? जहां आप आर्यावर्त की कल्पना कर रहे हैं, जहां आप समाज को ये बताने की कल्पना कर रहे हैं कि वो इससे बाहर जाओगे तो मार दिए जाओगे, दलित ऐसी ही गंदी बस्ती में रहते हैं, अगर हिंदू किसी मुसलमान से विवाह कर लेगा तो उसका आश्रम में शुद्धिकरण कराया जाएगा, क्या ये एजेंडा नहीं है? क्या पाताल लोक सीरीज में उसकी कुतिया का नाम देवी देवताओं के नाम पर रखना एजेंडा नहीं है? मैं तो, मुझे जुबानी याद है, मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ। ये परिस्थिति जन्य सबूत है। इसके आधार पर आपको, मुझे लगता है कि आप इतने वरिष्ठ हैं और आपने 91 में चाणक्य बनाया था और तब के डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, और अब आप पर नहीं बात करता हूँ, नहीं तो वो व्यक्तिगत हो जाएगा, छोड़िए। वो मुझे लगा कि उनकी भी यात्रा एजेंडे की तरफ जाती है, क्योंकि जब आप पिंजर बनाते हैं और अभी संदीप जी राष्ट्रीय पुरस्कार की आप बात कर रहे थे, तो राष्ट्रीय पुरस्कार तो वर्षों तक एजेंडा वाली फिल्मों को ही मिलता रहा। केरल में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पुरस्कार जाते हैं और सबसे ज्यादा, मतलब हाईकोर्ट में केस भी केरल की फिल्मों के लेकर होते हैं। ये रिसर्च ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की एक पुस्तक आई है, आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन सिनेमा, उसमें तो एजेंडा कैसे नहीं है। आप दोनों आदमी से मेरा आग्रह है कि इसको थोड़ा हमारे लोग, और मैं इनके पास भी जाऊंगा अभी थोड़ी देर, हस्तक्षेप करता हूँ इसमें कि लैला आपका उदाहरण दिया, आप जिसको एजेंडा कहते हैं, मैं उसको एक विचार कर रहा हूँ कि उन्होंने अपना पक्ष रखा और उसका क्या हुआ, उसका व्यापक स्तर पर विरोध हुआ और उन पर दबाव बना, और दबाव इतना बना कि अब जो उसके प्रसारक थे वो ये समझ गए हैं कि हमें इस तरह की वस्तुओं से सावधान रहना है। उसके बाद भी कई धारावाहिक है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि संवाद की स्थिति बनी रहनी चाहिए। कोई भी धारावाहिक बनाए, कोई भी वेब प्लेटफॉर्म पर बनाए, कोई भी सिनेमा बनाए, वो विचार शून्य ना हो जाए, क्योंकि जब विचार शून्य हो जाएगा तब मुझे लगता है कि ये समाज के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। आप फिर एक कदम आगे आपके विचार, अब आप फिर इम्पैक्ट पे चले गए। मैं तो कह रहा हूँ पहले ये तो मानिए कि विचारधारा है, आप विचार पर अड़े हुए हैं। मेरा ये कहना है कि आपको क्या नहीं लगता कि अगर किसी भी वेब सीरीज में अगर मुस्लिम परिवार थाने के बाहर बैठा हुआ है और दो कास्ट वहाँ से बात करते हुए जाते हैं और कहते हैं कि ये मुल्ले रोज आके यहाँ बैठ जाते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि एक सिस्टम के प्रति, एक राष्ट्र के प्रति, एक बड़े समुदाय को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है? ये मुझे लगता है कि इसका उत्तर उसके बनाने वाले दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं उनका वकील भी नहीं हूँ और उनका विरोधी भी नहीं हूँ। हाँ, और तो क्या मैं आपसे पृथ्वीराज के बारे में कुछ बिल्कुल करें, तभी जवाब देंगे आप? मैं बिल्कुल, तो मैं ईमानदारी से। सर, आपको नहीं लगता कि जो मैं प्रश्न डॉक्टर साहब से पूछ रहा हूँ, इस तरह के पीछे एक संगठित सोच काम करता है? तो संगठित सोच का तो मुझे पता नहीं, लेकिन एजेंडा के तहत फिल्में बनाई जाती हैं, राजनीतिक विचारधारा को मोड़ने के लिए फिल्में बनाई जाती हैं, राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए, एजेंडा के लिए, समुदाय विशेष के खिलाफ, समुदाय विशेष के समर्थन में, रिलीजियस रीजंस के लिए डेफिनेटली फिल्मों का निर्माण होता है और उस एजेंडा को प्रमोट करने के लिए भी फिल्मों का निर्माण होता है। मैं इसमें कुछ कहना चाहूँगा। आमतौर पर जो बड़ी फिल्में हैं, जो 100 करोड़ से ऊपर की फिल्में होती हैं, मैं अभी तक किसी ऐसे निर्माता से नहीं मिला जिसने मुझे कहा हो कि मेरे पास ये विचार है। एक बात जो हम सबको जानना जरूरी है कि जो बड़ी लागत की फिल्में होती हैं उसका उद्देश्य सिर्फ व्यवसाय होता है। अब आए ना अपना इंटेंट, व्यवसाय ये है और होना भी चाहिए, इसलिए कि
एक व्यक्ति, एक निर्माता लगातार असफल फिल्में जो टिकट खिड़की पर असफल हो नहीं बना सकता। और इसीलिए जब कोई भी एजेंडा वाली फिल्म आती है, जिसे आप कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी निर्माता जब फिल्म बनाने की शुरुआत करता है उसके मन में 2-3 प्रश्न होते हैं कि एक तो मैं सफल फिल्म बनाऊं। सफल से सीधा उसका अर्थ ये है कि आपको क्रिटिक, आपको आलोचक आपकी फिल्म को कितना अच्छा कह रहे हैं, ये महत्व का नहीं है। टिकट खिड़की पर वो फिल्म सफल हो, और टिकट खिड़की पर वो फिल्म सफल होती है तभी आप दूसरी फिल्म बना पाएंगे, नहीं तो दूसरी फिल्म नहीं बना पाएंगे। उसके अतिरिक्त सबसे बड़ी, यदि आपके पास सफलता नहीं है तो आपके साथ सफल अभिनेता भी नहीं है। तो यदि मुझे कोई पूछे तो मेरा एजेंडा या मेरे समकालीन जो फिल्मकार हैं उनका एजेंडा है एक ऐसी कहानी मिले और एक ऐसा कलाकार मिले जिसके आधार पर मैं एक बहुत ही सफल फिल्म बना सकूं। अब मैं यहाँ पर अनंत को कहूँगा कि चक दे इंडिया का इन्होंने नाम दिया। मुझे भी उस फिल्म में जब मैंने देखा तो हम जानते हैं कि नेगी जी का नाम बदल दिया गया था, उनका पूरा चरित्र बदल दिया गया था। लेकिन मुझे ये बात बताइए कि उसका इतना भारी जन समर्थन क्यों हुआ? क्योंकि अंत में उस फिल्म का जो इंटेंट है वह लोगों को अच्छा लगा। और कई बार आप देखते हैं कि बहुत खराब फिल्में भी उनको भारी जन समर्थन मिलता है। मैं नाम नहीं लेता, हाल में ही ऐसी फिल्में आई हैं। तो अंततः दर्शक तय करता है। मैं अपना उदाहरण देता हूं कि पृथ्वीराज जब असफल हुई, इसके 50 कारण हैं, मैं जानता हूं। वो असफल हुई तो उसका सीधा परिणाम ये हुआ कि उसके एक दिन पहले मैं 5 फिल्में कर रहा था, दूसरे दिन रिलीज होने के बाद वो 5 फिल्में मैं नहीं कर रहा। इसलिए मैं जब भी बाजार में जाता हूं तो मैं एजेंडा लेके नहीं जा सकता। और लोग जानते भी, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जिन्होंने पृथ्वीराज देखी होगी, उसके अंत में एक पंक्ति आती है कि फिर इतने वर्षों बाद दिल्ली फिर से भारत माता की हुई। इस बात को लेकर न सिर्फ इसका विरोध हुआ बल्कि आंदोलन जैसी स्थिति खड़ी कर दी। लोगों ने यहां तक कहा कि चंद्रप्रकाश, तुमने इस एक वाक्य से पूरी मुगल शासन या पृथ्वीराज के बाद से 1947 तक की सारी परंपराओं को खारिज कर दिया। तब मेरे दिमाग में ये नहीं था। जब आदित्य चोपड़ा ने मुझे कहा कि कोई एक ऐसी पंक्ति मुझे दो, लेकिन उसका एक दूसरा अर्थ लिया गया। और जो मेरे अपने मित्र भी थे, जो शायद मेरी उतनी निंदा नहीं करते, लेकिन उनकी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता थी, उन्होंने मेरी बड़ी निंदा की। तो कई बार हम लोगों ने उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचा होता। आप अच्छा लग रहा है कि आप अपनी फ्रेटर्निटी के लोगों को बचा रहे हैं लगातार, और लगातार पता नहीं सफल या असफल प्रयास कर रहे हैं। आपने बहुत उसका कहा कि चक दे इंडिया का इंटेंट अच्छा था। मुझे नहीं मालूम कि इंटेंट को नापने का कोई पैमाना अभी तक है कि नहीं है, पर कंटेंट अच्छा था ये हम सब लोग कह सकते हैं। लेकिन कंटेंट के पीछे का इंटेंट क्या था, ये एनालिसिस तो हो ही सकता है जब आप नेगी जी को कबीर खान बना दोगे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, चलो बहुत खुल के पूछता हूँ, आपकी फ्रेटर्निटी हिंदू धर्म प्रतीकों को लेकर उदार रहती है और मुस्लिम धर्म प्रतीकों को लेकर एकदम अनुदार, ऑर्थोडॉक्स, परंपरावादी हो जाती है कि मस्जिद में तो कभी हीरोइन को हीरो किस नहीं करता, लेकिन मंदिर में ये आप दुस्साहस कर ले जाते हैं, आपकी इंडस्ट्री कर ले जाती है। ये क्या संभव है? ये मुझे लगता है हिंदू समाज की सहिष्णुता और यही हमारी विशेषता है। मैं आपको इसका उदाहरण भी दूं, ये जिस वेब सीरीज में ये आया था उसके बाद मेरे मन में जिज्ञासा हुई। मैं बड़ी ईमानदारी से आपके सामने अपने विचार रखना चाहता हूँ।
मेरे मन में जिज्ञासा हुई, मैं आपके सारे वक्तव्यों को ईमानदारी ही मान रहा हूँ। मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि क्या मंदिर के बाहर या मंदिर के भीतर प्रेम की अभिव्यक्ति का कोई प्रकार उसका शास्त्र में निषेध है क्या? खजुराहो के मंदिरों को हम जानते हैं, उसमें मिथुन शिल्प है, लेकिन चलिए कोई कह सकता है कि ये मिथुन शिल्प है, इसके पीछे विचार है। शुक्ल सप्तति ये पुस्तक मैंने लाई, मैंने विद्वानों से बात की कि इसका उल्लेख हमारे यहाँ है, और शुक्ल सप्तति में एक कथा है जिसमें, जिसको हम प्रेम आलिंगन सब कहते हैं, ये मंदिर के भीतर है और ये आज की कहानी नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदू परंपराएं इतनी उदारवादी हैं कि वे आपके लिए सभी संभावनाएं रखती हैं, और जब हम इस तरह की बातें करने लग जाते हैं कि मंदिर के बाहर ये नहीं होगा, मंदिर के भीतर ये नहीं होगा, तब कहीं ना कहीं हम सेमेटिक होते जा रहे हैं। जिस तरह की संकीर्णता दूसरे संप्रदायों में है, मैं हमेशा कहता हूं कि हमें दूसरों के जैसा नहीं बनना है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, पर आपसे मेरा मतभेद इसलिए है कि संकीर्णता शब्द जो है ना, वो समय सापेक्ष होता है। जो चीज़ें किसी काल में संकीर्ण लगती हैं, वो किसी और काल में आपको प्रगतिशील लग सकती है। तो आप किसी पुराण के आधार पर, और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि संस्कृत में कहा जाता है कि यद्यपि सिद्धम लोक विरुद्धम, अगर सिद्ध भी है और लोक के विरुद्ध भी है तो नहीं करना चाहिए। आप बताइए, आज की तारीख में आप वाल्मीकि रामायण की आड़ लेकर अशोक वाटिका में सीता और हनुमान के बीच का जो संवाद है, क्या आप दिखा सकते हैं? क्या आज का लोग उसको मान लेगा? वाल्मीकि ने लिखा। ये एक प्रश्न है जो हम सबको इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, इसलिए कि वाल्मीकि रामायण और तुलसी के रामचरितमानस में बहुत अंतर है। और मैं जानता हूँ कि चूंकि इन्होंने भी रामायण का बड़ी गहनता से अध्ययन किया और मैंने भी किया है, कई ऐसे प्रसंग हैं जो हम आज के भारत को कहेंगे तो शायद उनको चोट लगे, परंतु उनको ये नहीं पता है कि ये कोई मेरा कथन नहीं है या कोई अनंत का कथन नहीं है, ये महर्षि वाल्मीकि का कथन है। वाल्मीकि ने जो अपने समय में लिखा था, यदि उसको जस का तस प्रस्तुत किया जाए तो हमारे समाज को बहुत आपत्ति होगी। उनको विश्वास नहीं होगा कि वाल्मीकि ने इस प्रकार से वर्णन किया। अब प्रश्न ये है कि जो वाल्मीकि ने लिखा है, जब मैं वाल्मीकि रामायण पर आधारित सिनेमा या धारावाहिक बना रहा हूँ, तो क्या मैं उसके मौलिक स्वरूप को रखूं या नहीं रखूं? यदि मैं उसके मौलिक स्वरूप को नहीं रखता और मैं जन भावना का आदर करते हुए उन चित्रों को, उन बिंबों को लाऊं जो हाल के 300-400 वर्षों में आए हैं, तो दूसरा एक प्रश्न ये भी उठता है कि वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी जी रचित रामचरितमानस के अतिरिक्त भी इस देश में बहुत सारी राम कथाएं हैं जिनमें बहुत सारी भिन्नताएं हैं, और वो भिन्नताएं ऐसी हैं जो आपको आहत कर सकती हैं। राम कथा यदि आपको अवसर मिले तो फादर कामिल बुल्के की ज़रूर देखिएगा। मैं यहाँ रुकता हूँ, लेकिन जब कभी मौलिकता की बात आएगी तो मैं चाहूँगा कि देश वाल्मीकि की दृष्टि से भी रामायण को देखें। वो आवश्यक है, वरना हम अपने सारे शास्त्रों का मर्म धीरे धीरे खोते जाएंगे। जैसे कि आप किसी भी पुराण को उठा लीजिए, पुराणों में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको विद्रूप लग सकती हैं। मुझे पता है कि आपको वेद पुराण का बहुत ज्ञान है और सिनेमा को भटका कर आप उधर ले जाना चाह रहे हैं। मैंने तो एक सामान्य सा प्रश्न पूछा था कि उस संवाद को क्या आप अगर फिल्म बनाएंगे तो आप दिखाने का दुस्साहस कर पाएंगे? नहीं, दुस्साहस नहीं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, मैंने किया और उसकी प्रतिक्रिया भी क्या हुई वो भी आपको बताता हूँ। महाभारत में झेला, महाभारत में झेला, और अभी
स्वराज्य संहिता में गवर्नेंस एंड सिविल सर्विसेज इन दी रामायण, मैंने एक धारावाहिक बनाया था सिर्फ 13 प्रकरणों का, गवर्नेंस एंड सिविल सर्विसेज इन एंशिएंट इंडिया, ये लोकसभा टीवी के लिए बनाया था। उसमें जब श्री राम वनवास के लिए जा रहे हैं, जब वनवास उनको दे दिया गया है, तो गोस्वामी जी ने अलग वर्णन किया है, वाल्मीकि ने अलग वर्णन किया है। महर्षि वाल्मीकि ने जो वर्णन किया है उसमें लक्ष्मण जो है वो क्रोधित हो जाता है, और वो इतना क्रोधित है लक्ष्मण कि वो श्री राम से कहते हैं कि हमारे पिता एक युवा स्त्री के मोह में अपना नियंत्रण खो चुके हैं, ऐसे पिता को बंदी बना लेना चाहिए या उनकी हत्या कर देनी चाहिए। जो भी आपके विरोध में जो भी व्यक्ति खड़ा होगा उसको मैं मारने के लिए उत्सुक हूं। यदि भरत भी आपके विरोध में खड़ा होता है तो मैं भरत का भी संहार कर सकता हूँ। ये मूल वाल्मीकि में है। मैंने इसी को वाल्मीकि रामायण, जो मैं गवर्नेंस इन रामायण कह रहा था, मैंने जस का तस उन्हीं शब्दों को थोड़ा सा आसान करके लिखा, और बाद में मैंने प्रतिक्रिया में देखा कि बहुत सारे व्यक्तियों ने नीचे ये लिखा कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी ये कौन सी रामायण लिख रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मैंने ये नहीं लिखा था, मैंने उन्हीं शब्दों को दोहराया है जो वाल्मीकि ने कहा है। और ऐसा बहुत कुछ है, जैसे कि अहिल्या का पाषाण की शिला हो जाना, ये गोस्वामी जी की कल्पना है, वाल्मीकि कल्पना नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि रचनाएं और फिल्में समय सापेक्ष होती हैं। वाल्मीकि एक पोएट की तरह लिख रहे थे, तुलसीदास एक भक्त की तरह लिख रहे थे। वाल्मीकि का समय कुछ और था, तुलसीदास का समय कुछ और था, अब का समय कुछ और है। अब जो रामायण रचेगा वो अभी के समय के हिसाब से रचने का प्रयास करेगा। अभी जैसे तुलसीदास की भी जो कुछ पंक्तियां हैं उसको लोग छोड़ देंगे अगर अभी राम रचेंगे, जैसे नरेंद्र कोहली ने छोड़ दिया। तो ये बात सिनेमा वालों को संदीप जी क्यों नहीं समझ में आती कि वो समय और काल के सापेक्ष उनको चीजें करनी चाहिए। जब तुलसीदास ने ये उदाहरण प्रस्तुत किया, नरेंद्र कोहली जी ने प्रस्तुत किया और लोगों ने प्रस्तुत किया कि रामायण में, सिनेमा वाले इससे क्यों नहीं प्रेरित होते हैं? सिनेमा वाले तो प्रेरित होकर अपने हिसाब से बनाते हैं, चीजों को मोल्ड करते ही हैं। सिनेमा वाले तो सबसे ज्यादा अपने हिसाब से चीजों को मोल्ड करके दिखाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ मुनाफा कमाना ही उद्देश्य है उनका? नहीं, मेरे हिसाब से देखिए कि जो बहुत कम फिल्में ऐसी हैं जो बिना उद्देश्य के या बिना एजेंडा बोलिए या विचार बोलिए, उद्देश्य बोलिए, उसके बिना बनती है। बिकॉज मूलतः जो फिल्में बनाना है वो एक इंडस्ट्री है, एक कॉमर्शियल, एक बिजनेस है, एक कॉमर्शियल प्रक्रिया है। आप उसी स्टॉल को लेंगे जो बिकेगा, आप उसी स्टोरी को लेंगे जो स्टोरी दर्शकों को भाएगी, आप उसी थिएटर में रिलीज करना चाहेंगे जहाँ पे ज़्यादा दर्शक आएंगे। आप वो डेट तय करते हैं कि इस दिन अगर बिके तो इस टिकट खिड़की पे दूसरी बड़ी सिनेमा एक साथ रिलीज नहीं हो। तो सिनेमा वाले स्टोरी लिखते समय चीज़ों को बदलते ही। अभी जो बड़ी फिल्म आई थी उन्होंने जिस तरह से डायलॉग लिखे और जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को मोल्ड किया ही ना, उन्होंने तो धर्मशास्त्र को ही मोल्ड किया था। उन्होंने तो इस कदर मोल्ड किया कि क्या लिख दिया। मैं तो आपके पास आ रहा हूँ सर। मुझे एक मित्र ने बताया, वो स्क्रिप्ट राइटर है, नाम नहीं बताऊंगा, उसका करियर खतरे में पड़ जाएगा, चंद्र प्रकाश जी साथ बैठे हैं। उसने कहा कि सासाराम बिहार की एक कहानी थी जहाँ एक मंदिर को मुक्त और मंदिर में दो जोड़े आते हैं और उनको पुजारी शरण देता है, और वो हिंदू थे, पुजारी तो हिंदू। तो जो डायरेक्टर था उसने कहा कि इस मंदिर को दरगाह में बदल दो, तो एक रोमांटिसिज्म दिखाई देगा कि हिंदू जोड़ा आया तो दरगाह वालों ने उसकी मदद की। इस तरह की चीजें भी क्या घटित होती हैं, ये मैं आपसे पूछूंगा, पर भाई साहब कुछ कहना चाह रहे थे। सबसे पहले तो नमस्कार, मैं थोड़ा विलंब से आया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इस देश के अंदर 3 एक्टर हैं जिनकी खुद की पर्सनली मानसिकता भी समझने की जरूरत है, और उसके बाद जब पिक्चर में वो रोल करते हैं उसके बाद कैसा रोल वो लेते हैं, क्योंकि अपनी मर्जी से रोल लिया जाता है। अगर वो रिजेक्ट करना चाहें तो स्क्रिप्ट को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। वो 3 एक्टर हैं, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान। आमिर खान मूवी बनाएंगे तो हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाएंगे। शाहरुख खान, डंकी पिक्चर अभी आई है, उनको इंग्लैंड की अगर वहाँ पर
नागरिकता चाहिए, तो 4 लोग उसमें खड़े हैं, जिसमें 3 सिख हैं, उनका नाम भी सिखिज्म से विलन ही है। लेकिन जब वहाँ सवाल किया जाता है कि क्या तुम अपने देश को गाली दोगे और यहाँ पर रहने के लिए कहोगे कि हम देश में सुरक्षित नहीं हैं, तो शाहरुख खान जो कि धर्म से मुस्लिम है, वो कहता है हाँ मुझे भारत में खतरा नहीं है, लेकिन बाकी जो 3 सिख हैं उनसे कहलवाया जाता है हाँ हमें भारत में खतरा है और उनको इंग्लैंड की नागरिकता दे दी जाती है। अब बताइए, एक चीज और कहना चाहूंगा, वो सलमान खान जो बजरंगी भाईजान में हनुमान जी के आगे ठुमके लगाते हैं, 22 जनवरी को एक पोस्ट नहीं डाल दे कि राम का मंदिर बन गया है, हमारे भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। ये पर्सनली जो विचारधारा है इसको ये लोग बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, ये भी बहुत जानना हमारे लिए। आपका प्रश्न डॉक्टर साहब से पूछूंगा, लेकिन मैं अपने मित्रों से आग्रह करूंगा कि माइक लेके जाएं और कुछ प्रश्न लेंगे, 15 मिनट हम लोग, और फिर कंक्लूडिंग रिमार्क। मैं इसका भी उत्तर दूंगा। प्रश्न का मतलब आप लोगों से आग्रह है कि सिर्फ प्रश्न पूछिएगा, अपनी राय मत दीजिएगा। राय देने के लिए डॉक्टर साहब लोग बैठे हैं, आज सिर्फ प्रश्न पूछिए। मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूं। माइक दीजिए, यहाँ दीजिए आगे। विषय को जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था, रामायण को लेकर। हेलो जी सर, मैं इधर एक मिनट, लेफ्ट साइड। हाँ जिसके पहले चलिए लेफ्ट से ही शुरुआत करते हैं। ठीक है सर। जिसके पहले मेरी ये सारा जो उपाभोग है, जो सारा चिंतन है, ये जो संवाद हो रहा है, मैं इसको विवाद भी नहीं कह रहा, ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है ना कि भारत की एक विस्तृत सांस्कृतिक परंपरा, हमारे पास एक विचार है, और जब उस विचार के विरोध में, जब एक राष्ट्रीय विचार के विरोध में कोई फिल्म बनती है या कोई विचार आता है, तो हम असहज हो जाते हैं। असहज होते हैं और विरोध के जितने माध्यम होते हैं हम विरोध करते हैं। किसी समय हमारे पास वो उपकरण नहीं थे। लेकिन मैं दूसरी बात इसके साथ कहना चाहूंगा कि रचना का उत्तर रचना हो सकती है। रचना का उत्तर किसी थिएटर को जला देना नहीं हो सकता, किसी की भर्त्सना और निंदा करना वो आप कर सकते हैं, उसके आपको अधिकार है। लेकिन अंततः ये सारे प्रयत्न, सारे उपक्रम असफल हुए। सच्चाई ये है कि जिनका इन सभी बातों के विरोध रहा है, वो लोग सार्थक और अच्छी फिल्में नहीं बना पाए। यदि हम लोग सार्थक और अच्छी फिल्में बनाते तो जो जनता आज उनका सिनेमा जाकर देखती है वो हमारा सिनेमा भी देख सकती थी। दूसरा जैसा ये फिर आप मुझे उकसा रहे हैं, मैं अभी नहीं ये होने वाला हूँ, क्योंकि आप सार्थक सिनेमा कहेंगे तो जिनको आप सार्थक सिनेमा कह रहे हैं सब सरकारी पैसे से बना हुआ सिनेमा है। जी बताइए सर। नमस्ते, मेरा नाम सर्वेश मणि त्रिपाठी है, मैं पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय का शोधार्थी। जिस तरह की बातचीत चल रही है, इसी से संदर्भ मेरा प्रश्न है। भारत में और भारत के दक्षिण पूर्वी देशों में रामलीला की परंपराएं बहुत पुरानी हैं, और भारत में भी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग परंपराएं हैं। और आपने बताया कि मंच से कि विभिन्न प्रदेशों की अलग अलग रामायण की परंपरा लिखित है और मौखिक प्रदर्शित रामलीला की परंपरा है। अभी पुणे विश्वविद्यालय में रामलीला की प्रस्तुति हुई और वहाँ पे माता सीता को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया। तो मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये एक प्रयोग और परंपरा के बीच को कैसे इसको देखें, इसका विरोध किया जाए कि प्रयोग मान के चुप हो जाया जाए। एक प्रश्न ये जरूरी है। एक साथ और जोड़ना चाहता हूं, एक ही प्रश्न त्रिपाठी जी, एक प्रश्न आप बताइए डॉक्टर साहब। हालांकि आपने फिल्म की बात नहीं की, ये समाज की बात हो ये नाटक है, मेरे पास उसका वीडियो आया था और मैंने इसका विरोध किया जाना चाहता। बस, और अगला प्रश्न इनको दीजिए। मैं प्रोफेसर अमिताभ केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान से। पहले तो इतने जीवन संवाद के लिए अनंत भाई और जयप्रकाश जी का आभार कि चित्र भारती ऐसा कर सकता है। दूसरा मैं ये प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जिस तरह कुमार गंधर्व बाकी शास्त्रीय संगीत नहीं सुनते थे और तभी वो एक मौलिक रचना कर पाए, क्या यह आवश्यक था कि ये फिल्में कम देखना, इसने आपको सहयोग दिया कि आप उपनिषद गंगा जैसी रचना कर सके? और दूसरी बात साथ में ये कि उपनिषद गंगा जो कि मास्टर्स क्लास है, कोई ऐसा भारतीय शिल्प, क्योंकि कथ्य की बात हो रही है, कोई ऐसा भारतीय शिल्प की आपने इतना अध्ययन किया अपनी प्रस्तुति में, कोई ऐसा भारतीय शिल्प भी विकसित हो रहा है, इस दिशा में हम आपसे जानकारी चाहेंगे।
मैं आपको एक संक्षिप्त जैसे हल्का मैं खजुराहो पर काम करना चाहता था और उसके पीछे मेरा दृष्टिकोण कामः, भारत का काम के प्रति, भारत का जो यहाँ काम शब्द का अर्थ नहीं जानते, डिजायर फॉर प्लेजर, जिसमें शारीरिक सुख भी एक प्रमुख अंग है। उसमें प्राचीन भारत का हमारा सांस्कृतिक दृष्टिकोण क्या है, क्योंकि इसको लेकर हर कुछ महीनों पर एक विवाद CBFC के सामने होता है। मुझे आज तक कोई निर्माता नहीं मिला, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुझे ऐसे कई लोग मिले जिन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब कामसूत्र पर फिल्म बन सकती है, और मैंने गंभीरता से कई बार उस पर विचार भी किया कि क्या मैं कामसूत्र टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकता हूँ क्या। अभी तक मैं सफल नहीं हुआ हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम दर्शन की ओर नहीं जाना चाहते। जब हम कहता हूँ तो मतलब जो हमारे निवेशक हैं वो चाहते हैं कि यदि मैं एक फिल्म बनाता हूँ, कामसूत्र बनाता हूँ, तो उस नाम में ही इतनी शक्ति है कि वो बहुत सारे दर्शकों को लेकर आएगा। तो मूलतः अनंत जो मैं कहता हूँ कि हम सब फिल्मकार जो हैं वो सफलता के पीछे भाग रहे हैं, और अंततः हमारा मूल्यांकन भी कि हम अच्छे या बुरे निर्देशक हैं वो हमारी प्रतिभा के आधार पर नहीं होता है, वो हमारी सफलता के आधार पर होता है। कई ऐसे श्रेष्ठ निर्देशक रहे हैं जिनकी कोई फिल्म सफल नहीं हुई, लेकिन उनकी रचना पैमाना ही यही होता था कि फिल्में अगर अच्छी नहीं है तो क्या क्रिटिक्स चॉइस में चली जाती थी। तो डॉक्टर साहब एक और प्रश्न है जी। मैं अतुल पांडे डॉक्टर साहब एजेंडा को बहुत डिफाइन कर रहे हैं। मैं 4-5 प्रोजेक्ट्स के नाम लेता हूँ और आपसे विचार चाहता हूँ कि ये एजेंडा थे या नहीं थे। एक फिल्म थी गांधी, क्या वो एजेंडा थी? दूसरा एक प्रोजेक्ट था शाहबानो कांड खत्म होने के बाद में 2 प्रोजेक्ट बने थे, रामायण और महाभारत, क्या वो एजेंडा के तहत बने थे? भारत एक खोज करके एक सीरियल बना था, क्या वो एजेंडा था? और फिर आपका खुद का प्रोजेक्ट चाणक्य, क्या वो उसका डिटॉक्सिफिकेशन था? पहला आपने कहा गांधी एटनबरो की बात करें, जी, रिचर्ड एटनबरो। जी, जी। नहीं, देखिए कई बार देखी और वो मेरी बहुत पसंदीदा फिल्मों में है वो। और उसके पीछे जो मैंने पढ़ा है कि रिचर्ड एटनबरो ने 21 वर्ष पहले फिल्म बनने और आने के बीच, उनके विचार करने और दर्शकों तक आने के बीच में 21 वर्षों का अंतराल रहा। वो इस बात से प्रभावित थे कि एक व्यक्ति ने अहिंसा के माध्यम से देश में, विश्व में एक बहुत बड़ी क्रांति लाई। तो उनका जो आशय था गांधी के चरित्र को पूरे विश्व समुदाय तक ले जाना। और एक मज़ेदार बात चूँकि मैंने पढ़ा है इस फिल्म की मेकिंग के बारे में, कि जिस व्यक्ति ने उसको सिनेमेटोग्राफ किया है, जिसने उसकी शूटिंग की है, जब उन्हें 21 वर्ष पहले उन्होंने कहा कि मैं गांधी पर एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो सिनेमेटोग्राफर की राय ये थी कि एटनबरो एक ऐसे बूढ़े व्यक्ति पर फिल्म क्यों बनाना चाहता है जिसने छोटी सी एक धोती पहन कर रखी, क्योंकि उनको गांधी के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर गांधी पर कुछ पुस्तकें एटनबरो साहब ने अपने सिनेमेटोग्राफर को दी, और बाद में उनको लगा कि ये तो विश्व इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिस पर फिल्म बननी चाहिए। इसमें यदि आप कहते हैं तो मैं इसमें एजेंडा नहीं है, मैं इसमें एक विचार, एक शुद्ध विचार देख रहा हूँ कि उनका जो कृतित्व है वो दर्शकों तक पहुँचे। अब आपने रामायण और महाभारत, ये धारावाहिक की बात कर रहे हैं आपको जानकर जो मेरी अपनी जानकारी है, और ये मुझे जानकारी DP त्रिपाठी आप जानते हैं उन्होंने दी थी, कि रामायण और महाभारत यह प्रस्ताव सागर साहब और चोपड़ा जी के बजाय वो प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से आया, स्वर्गीय राजीव गांधी, उन्होंने यह प्रस्तावित किया था। और यह प्रस्ताव श्याम बेनेगल के पास भी था, लेकिन श्री श्याम बेनेगल इसमें निर्णय करने में उन्होंने देरी कर दी, और तब तक रामानंद सागर और BR चोपड़ा ने तय कर लिया था, और इसलिए बाद में राजीव गांधी ने उन्हें डिस्कवरी ऑफ इंडिया बनाने के लिए कहा।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी के दृष्टिकोण से बनाई हुई एक धारावाहिक है, पुस्तक भी बहुत, और उस पर जो आप इतिहासकार देखते हैं उन इतिहासकारों से हम सभी का या कईयों का मतभेद रहा होगा, और इतिहासकार मूलतः नेहरू जी को इतिहासकार भी नहीं मानते। उसके बाद मैं आया, थे भी नहीं वो इतिहासकार। उसके बाद मैं आया, मैं जब आया तो मैंने कोई ऐसा नहीं सोचा था कि मैं संघ की उस विचारधारा से कि हम एक प्राचीन राष्ट्र हैं और ये स्वर आ नहीं रहा और मैं कुछ विशेष करना चाह रहा था, पर ऐसा नहीं था कि मैं कोई बड़ा आंदोलन करने जा रहा हूं। मुझे लगा कि ये तथ्य आना चाहिए, और आप भी जानते हैं अतुल, उसके पीछे कोई संगठन नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था। जैसे एक आम फिल्म मेकर या कुल मिला के एजेंडा नहीं था। लेकिन आपने जो राजीव गांधी वाला किस्सा सुनाया, इनके मित्र ने इनको थोड़ा बाद से सुनाया, जो फास्ट फॉरवर्ड करके किस्सा सुनाया, उसके कब बनी थी रामायण, आपको याद है? 88 में टेलीकास्ट हुआ। 88 में टेलीकास्ट हुआ, तो जाहिर से 86 के आसपास। उस समय राजीव गांधी सरकार ने सबसे बड़ा दान किया था सिख धर्मों का। उनको उनके सलाहकारों ने कहा कि आप हिंदुओं को प्रसन्न करने का कोई काम करें, तो उन्होंने कहा इससे अच्छा क्या हो सकता है कि जी प्रश्न है सर। वीएन गाडगिल की एक किताब है जी, वीएन गाडगिल उस समय शायद सूचना और प्रसारण मंत्री थे। वीएन गाडगिल की एक किताब है जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि शाहबहानों का जो कांड हुआ था 1986 में, उसके बाद क्योंकि हिंदू पक्ष बहुत ज्यादा नाराज था, उद्वेलित था, उनको पैसिफाई करने के लिए पीएमओ की तरफ से फिल्म मेकर्स ढूंढे गए कि भाई जल्दी से रामायण शुरू करो, जल्दी से महाभारत। बिल्कुल, तो इसलिए वही मैं कह रहा था, और नेहरू को इतिहासकार साबित करने के लिए भारत एक खोज बनाया। मैं इसीलिए कह रहा था डॉक्टर साहब को कि इनके मित्र थोड़ा किस्सा फास्ट फॉरवर्ड करके सुना। डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा लिबरल हो गए हैं। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं तो व्यक्तिगत टिप्पणी न करिए। एक और आखिरी सवाल लेंगे, एक और आखिरी, एक छोटी सी बात सर, एक मिनट, एक और अतुल जी 2 मिनट रुक जाइए। हाँ, एक वो, हाँ अच्छा सर, हम बड़ी देर से ना एजेंडा की बात कर रहे हैं कि मैं रंजू वेरी हूँ और मैं जर्नलिस्ट हूँ। अभी बहुत देर से जो चर्चा थी वो एजेंडा के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो रही है कि एजेंडा क्या है। सर, मैं ये पूछना चाहूँगी कि अपार्ट फ्रॉम द फिल्म्स, एक और एजेंडा फिल्म्स के पैरेलल चलता है कि एक फिल्म में, जैसे इन्होंने कहा पृथ्वीराज में एक डायलॉग से डरमान आ गया, हम एक फिल्म में बात करते हैं, फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई, हमने देखी नहीं, उसके रंग पे एक गाना बनता है बेशरम रंग, हम उस पर बवाल करते हैं। एक फिल्म आती है कि पद्मावती का ये हिस्सा क्यों दिख रहा है, उस पर बवाल करते हैं। तो इस तरह का जो एजेंडा है ये क्रिएटेड है या सिर्फ अपने आप क्रिएट होता है या क्रिएट किया जाता है कि इसके पीछे किसी फिल्म की सफलता या असफलता एक कारण हो सकता है? मुझसे पूछो, ये बिल्कुल क्रिएट किया जाता है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। कौन लोग हैं वो? मैं मानता हूँ कि इस देश में आपको अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन आपको हिंसा की स्वतंत्रता नहीं है। आपने पहला बेशरम रंग उसके लिए कहा, मैंने भी देखा, सबने देखा, सीबीएफसी ने उसे अप्रूव भी किया, सीबीएफसी ने उसके रंग को बदलने का कोई निर्देश नहीं दिया। ये एक, और मैं नहीं मानता हूं कि जो भी उसके कॉस्ट्यूम डिजाइनर रहे होंगे या श्री आदित्य चोपड़ा या जो भी उसके निर्देशक रहे होंगे, उन्होंने जानबूझकर सैफरन कलर चुना। पर हमारे कुछ नेताओं ने उसको एक खास तरह से रंग दे दिया, उसको लेकर विवाद हुआ, विवाद उग्र हुआ, और उसके बाद भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ और फिल्म हिट हो गई और फिल्म चली। और वही नहीं, उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ये कहा भी कि हमारे नेता समाज का काम ज्यादा करें, सिनेमा पर कम बोले, इसलिए कि हमारे यहाँ ये भी होड़ लगी है कि मेरी कमीज आपकी कमीज से ज्यादा सफेद है, मैं आपसे बड़ा हिंदू हूं। अब पद्मावत में कमर दिख रही थी। हमारे शास्त्र में, मैं जहां कहता हूं कि जब भी हम प्राचीन भारत की बात करेंगे, हमारे बहुत सारे जो तर्क हैं
वो गिर पड़ेंगे। इसलिए कि हमारे ऋषियों का दृष्टिकोण इतना विस्तृत है। इसलिए जैसे अतुल ने कहा कि मैं बहुत लिबरल हूँ, उसका कारण ये है कि मुझ में भारत की वो सहिष्णुता कूट कूट कर भरी है, जहाँ भृगु ऋषि जाकर विष्णु को लात भी मार देते हैं और वो पूछते हैं कि आपके पैरों को चोट तो नहीं लगी, क्योंकि मेरा हृदय, मेरा जो वक्ष है ये। और जो आप कहते हैं, जिस पर हम बहस करते हैं, तर्क वितर्क, हर तरह की बात हमारे शास्त्रों में सर, लेकिन और शास्त्रों ने बाद में ये हमेशा कहा, मैं जो बात कह के मैं अनंत को मुझ पर हमला करने का पूरा अवसर, हमला नहीं, मैं एक ही बात कहता हूँ, खत्म करना था। क्या कहा है वन पर्व में युधिष्ठिर ने? श्रुतियां भिन्न भिन्न कहती हैं। श्रुतियां यानी वेद, वेद स्वयं अलग अलग मत रखते हैं, एक मत नहीं है, ये मोनोलिथ नहीं है। हिंदू समाज ये मोनोलिथ नहीं है। श्रुतियां भिन्न भिन्न कहती हैं, स्मृतियां भिन्न भिन्न। लॉ बुक्स, नारद स्मृति में नारद का मत है, याज्ञवल्क्य स्मृति में याज्ञवल्क्य का मत है, मनुस्मृति में मनु का मत है, भीष्म नीति में भीष्म का मत है। और आप देखते हैं कि उसमें कई बातों से प्रयाण है, एक दूसरे से दूर भी है। श्रुतियां भिन्न भिन्न कहती हैं, स्मृतियां भिन्न भिन्न कहती हैं, तर्क का अंत नहीं। यानी मनुष्यों ने यह भी माना कि किसी अंतिम निर्णय पर हम तर्क के आधार पर नहीं पहुंच सकेंगे। और उसके बाद कहा है किसी ऋषि का मत अंतिम मत नहीं है। ये हम नहीं कह सकते कि आज क्या हम वेदों को मानते हैं, उत्तर है नहीं। क्या आज हम मनुस्मृति को मानते हैं, उत्तर है नहीं। तो फिर क्या निर्णय लें? तो जो हमेशा कहते हैं, तो फिर उस पथ पर चलो जिस पर महाजन बड़े लोग चले, अनुकरणीय चरित्रों के पीछे हम चले। और इसीलिए नाट्य शास्त्र में कहा कि अनुकरणीय चरित्रों पर फिल्में बनाई जाए। तो हम ऐसे उदाहरण रखें जो, जैसे आपने कहा पद्मावत का, उसके बाद जाके मैंने बड़ी गंभीरता से अध्ययन किया। एक आक्षेप ये था कि रानियां कैसे नाचती, हर्ष के जन्म पे उनकी मां नाच रही है। मैंने शास्त्रों में से बहुत देखा। और कटी प्रदेश कमर के सौंदर्य को लेकर इतना कुछ लिखा जा चुका है भारतीय काव्य में, भारतीय शास्त्रों में। और राजस्थान की परंपरा कोई जड़ नहीं हो गई है कि जिसको लेकर, लेकिन आप भी जानते हैं उन आंदोलन के पीछे कुछ लोगों का अपना राजनीतिक स्वार्थ होता है। और हर कोई अंत में चाहता है कि मैं एमएलए या एमपी तब बनूंगा। इस तरह के आंदोलन, मेरे भी पुतले जलाए गए हैं। सर, आप पृथ्वीराज सम्राट क्यों नहीं? आप हमारे पौराणिक ग्रंथों के आधार पर इसको ठीक करना चाह रहे हैं, उचित ठहराना चाह रहे हैं, लेकिन अब समय नहीं है, मैं समाप्त करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही था तो अलग अलग कालखंड के लेखकों को अलग अलग चीज लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी, इसका उत्तर नहीं चाहता हूँ मैं आपको। जयशंकर प्रसाद ने लिखा, बैठशिला की शीतल छाया एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था पुणे प्रवाह। दिनकर क्या कहते हैं उसके बाद की पीढ़ी काल में आके, रे रोग युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे, उसको स्वर्ग धीर पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम। तो ये सिनेमा में भी ऐसा होता है, समय सापेक्ष होता है कोई भी चीज। अगर आप समय के आधार पर, तुलसीदास इतने बड़े रिवोल्यूशनरी थे कि वाल्मीकि को बदल दिया, बदल ही दिया ना। अगर आप इस एंगल से सोचो तो तुलसीदास बहुत क्रांतिकारी कवि थे, उनके समय की मांग वो थी। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि सिनेमा वालों को भी साहित्यकारों से समय के अनुसार बदलकर लिखने की प्रवृत्ति पर ध्यान देना चाहिए। हमेशा राइट साइड ऑफ द बैलेंस शीट नहीं देखना चाहिए कि हम उधर देखेंगे तो मुनाफा ज्यादा दिख रहा है, कोई गाली गलौज करा। तो इस पर, इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। डॉक्टर चंद्रकांत कार्यक्रम भी आए, आपका बहुत बहुत आभार। मेरी दृष्टि है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, चुंबन मंदिर में हो, मंदिर के बाहर हो, इस पर हम ज्यादा नहीं सोच रहे हैं। इस पर हम शास्त्रोक्त निर्णय नहीं ला रहे हैं। रुकिए 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 रुकिए, मेरी बात पूरी सुनिए। यही हम लोगों का विमर्श क्या हो रहा है? हम लोगों का विमर्श ये नहीं हो रहा है कि ये सही है या गलत है, ये स्थान सही है।
हम लोगों का विमर्श ये हो रहा है कि क्या ये मस्जिद में हो सकता है ना, ये मैंने नहीं कहा। अगर ये समझ विमर्श लीजिएगा। है तो हमारी कृपया आप हिंदू समाज की तुलना विश्व की किसी समाज से, किसी संप्रदाय से, किसी मत से, किसी विचार से मत करिए, क्योंकि जितने जितने आप हिंदू धर्म, हिंदू दर्शन की गहराई में उतरेंगे, मुझे लगता है आप भी मेरे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हम ईश्वर करे आपके निष्कर्ष पर- तो हम अपने मन के दरवाजे खुले रखें, जहाँ से अच्छे विचार आ रहे हैं आने दें, जहाँ बुरे विचार आ रहे हैं उसे हम रोकें। ये नहीं कि हम सब कुछ इस आधार पर तय करेंगे कि इस्लामिक वर्ल्ड में क्या हो रहा है। इस्लामिक वर्ल्ड की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत प्राचीन सभ्यता हैं। ये कहने की बहुत, एक मिनट, ये कहने की आवश्यकता नहीं है डॉक्टर साहब। मैं आपका बहुत आभार। बस अंत में यही कहूँगा कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, भाषा, समुदाय, मत और देश, ये तीनों गंगा नदी की तरह है। कितनी भी चीज़ें आती हैं समेटते हुए चलती हैं और गंगा सागर तक पहुँचती हैं। इसलिए इसको लेकर आप निश्चिंत रहिए, कहीं भी इस्लाम से भयाक्रांत होने की आवश्यकता नहीं है। संदेह तब उत्पन्न होता है जब आप एक तरफ का काम करते हैं और दूसरे तरफ को छोड़ देते हैं। प्रश्न तब बुलाते हैं लोगों के मन में कि क्या डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ये काम अमुक धर्मों में या अमुक मतों में करवा सकते हैं या नहीं। ये कोई आग्रह दुराग्रह नहीं होता कि आप करवाएं ही हो। प्रश्न मत उठवाइए, क्योंकि जब जनता के अंदर प्रश्न उठता है तब मुझे लगता है कि जनमानस प्रभावित होता है, और प्रश्न उठने में सदियों लगते हैं। आज प्रश्न उठने में 100, 200, 300 साल लगे, तब प्रश्न उठे जो उत्तर की शक्ल में अब फिल्म वालों के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी और आप सबका भी बहुत आभार कि आप लोगों ने धैर्यपूर्वक इस चर्चा को सुना। थोड़ी देर हो गई, क्षमा चाहता हूँ।